यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के क्लास में हम लोग जो है वो एक बार करने वाले हैं रिवाइज हमारे चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने 5 टॉपिक इंक्लूड है, जिसमें एक तो है आपका डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है, और कॉन्टेक्शन एक्सटेंशन ये सब हमने पढ़ा। दूसरा था इलास्टिसिटी, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 तरह की इलास्टिसिटी जो है वो कंप्लीट किया। प्राइस इलास्टिसिटी हमने कर लिया, इनकम इलास्टिसिटी हमने कर लिया, क्रॉस इलास्टिसिटी हमने किया और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। प्लस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्टेड करते हैं, तो वो सारे फैक्टर भी हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिए। उसके बाद में हम लोगों ने 2 लेक्चर लगाए फोरकास्टिंग के ऊपर, और फोरकास्टिंग के अंदर हम लोगों ने जो है वो दोनों तरह के फोरकास्टिंग टूल, मतलब डिमांड को अगर आपने फोरकास्ट करना है, यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड एस्टिमेशन, डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर डिफरेंस जो था उसको हमने कवर किया था। प्लस में डिमांड फोरकास्टिंग के 2 तरह के हमारे जो मेथड थे, वो दोनों के दोनों तरह के मेथड हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किए। तो डिमांड का टॉपिक इतना ही था जो अपना कंप्लीट हो गया। कॉमर्स के अंदर शुरू के 2 टॉपिक है और मैनेजमेंट के अंदर फोरकास्टिंग का टॉपिक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब आगे बढ़ने के लिए, मतलब यूटिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा मन ये था बीच में कि मैं एक बार पहले इन्हीं तीनों चैप्टर की, वैसे तो हम लोग पूरे चैप्टर की रिवीजन करते हैं, लेकिन मेरा मन ये था कि मैं एक बार ना स्टार्टिंग के बोले तो डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी इसको एक बार रिवाइज करवा दूं। तो इसको इससे रिवीजन से ये हो जाएगा कि ये मैनेजमेंट में भी कवर हो जाएगा और अपने कॉमर्स के अंदर ये दोनों टॉपिक है तो वो कवर हो जाएंगे। तो अभी आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्विकली रिवाइज करने वाले हैं हमारे डिमांड वाले टॉपिक को और इलास्टिसिटी को। ओके, हाँ जी। अगर बात करूंगा डिमांड एनालिसिस का, तो इसकी स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि डिमांड एनालिसिस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है फॉर्म के लिए, क्योंकि इसी के बेस पर मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करने का जो है वो काम करती है, ठीक है। डिमांड एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंस थी मैनेजरियल पर्पस के लिए वो क्या क्या थी? डिमांड एनालिसिस करके हम लोग जो है वो सेल का फोरकास्टिंग करते थे, यस। डिमांड को मैनिपुलेट करने का काम करते थे, यस। अप्रेस करते थे सेल्समैन की परफॉर्मेंस को, यस। और ट्रेस करते थे ट्रेंड इन द कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट, की मार्केट के अंदर हमारा जो है वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या कुछ है, ये हमने इसमें कवर किया। फिर डिमांड एनालिसिस को जो प्राइमरी हम यूज करते हैं किसके लिए? फोरकास्टिंग टूल के लिए, ठीक है जी। डिमांड एनालिसिस को समझने के लिए पहले समझना जरूरी है किसको? कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड को एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है जी। अब शुरू हुआ था अपना टॉपिक के अंदर हमने शुरू किया डिमांड जो है वो क्या है, लेकिन यहां पे मैंने आपको 3 वर्ड जो है वो कंप्लीट करवाए थे, और 3 वर्ड जो हमारे थे पहले वो दिखाऊं। एक था डिजायर। डिजायर का मतलब जो है वो क्या होता है? विजुअल थिंकिंग, मतलब मेरी कोई एक इच्छा है कि मेरे पास ये सामान होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिजायर। वांट में क्या होता है? विजुअल थिंकिंग भी है और उसको परचेज करने के लिए पैसा भी हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन आज हम उस पैसे को उस सामान के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और डिमांड के अंदर क्या होता है? यहां पे इंसान की जो है वो डिजायर भी होती है, उसकी वांट भी है, मतलब ये है कि मुझे ये सामान चाहिए भी है, इसको परचेज करने के लिए मेरे पास पैसा भी अवेलेबल है, और मैं उस पैसे को इस सामान के ऊपर खर्च करने के लिए क्या हूं? रेडी भी हूं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने यहां पे पढ़े थे 2 अलग से टॉपिक, एक था अपना क्वांटिटी डिमांडेड और एक था अपना क्या? डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर, ध्यान से समझिएगा बात को, एक इंडिविजुअल प्राइसेस के ऊपर, एक इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर जो है किसी कमोडिटी की जितनी यूनिट्स की डिमांड करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। और अलग अलग रेट के ऊपर एक कंज्यूमर के द्वारा जो अलग अलग क्वांटिटीज की डिमांड किया गया उसको एग्रीगेट को बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड, ठीक है जी। इसके बाद फिर डिमांड के लिए जो हमने पढ़ा था उसमें डिमांड की डेफिनेशन में 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। एक था अपना डिजायर होनी चाहिए, दूसरा पैसा भी होना चाहिए डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, तीसरा विलिंगनेस भी होनी चाहिए, चौथा प्राइस और क्वांटिटी के अंदर जो है वो क्या रिलेशन है, और 5वां टाइम और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी रिक्वायर्ड के अंदर जो है वो क्या है? रिलेशन होता है, ठीक है जी। क्योंकि जब भी लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो है वो बात की जाती है, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो देखा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? ये एक सामान है, इस सामान की जो डिमांड किया गया किसी एक कंज्यूमर के द्वारा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड का मतलब क्या? सभी कंज्यूमर के द्वारा इस सामान की जो डिमांड की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केट डिमांड। फिर होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक टेबल होती है जो रिलेशन मेंटेन करती है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो अलग अलग प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर के द्वारा जो अलग अलग क्वांटिटीज की डिमांड किया गया उसकी जो टेबल होती है उनका रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो टेबल बनाई जाती है उस टेबल को बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल 2 तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है कौन सा? मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे हम लोग ये बोलते हैं एक ऐसी टेबल जो एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड किया गया उसको जो शो करती है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होती है?
पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कस्टमर है उन सभी कस्टमर्स के द्वारा अलग अलग रेट के ऊपर जो अलग अलग क्वांटिटीज की डिमांड किया गया उस सबका जो समीशन जो शो करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है उसको ग्राफिकली जब प्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, अब डिमांड कर्व भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है कौन सा, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है जी, इंडिविजुअल डिमांड करके अगर बात करूंगा तो वो ये क्या करेगा, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंट करने का काम करेगा। और मार्केट डिमांड कर्व जो है वो क्या करता है, मार्केट के अंदर जितने भी कस्टमर है उन सभी कस्टमर्स के द्वारा अलग अलग रेट के ऊपर जो अलग अलग क्वांटिटीज का डिमांड किया गया उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने का जो काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था अपना जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब जो है, और डाउनवर्ड कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट को जाता है। और डाउनवर्ड का यहाँ पे मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे और दोनों वेरिएबल में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। अब नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये हो गया कि एक वेरिएबल अगर बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कम होगा। वेरिएबल कितने थे, दो, एक था आपका प्राइस और एक था क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, प्राइस के बढ़ने पर यहां पे डिमांड जो है वो क्या होती है, कम होती है, या प्राइस के कम होने पर डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो है रिलेशन कैसा आपका, नेगेटिव। इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनता है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, लेफ्ट टू राइट को जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये था कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों रहता है, तो उसके पीछे हमारे 5 रीजन थे। पहला रीजन था ड्यू टू लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये बोलता है कि जैसे जैसे हम जो है वो किसी एक ही कमोडिटी के अलग अलग यूनिट्स को कंज्यूम करते रहेंगे तो वैसे वैसे हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो अब एक कंज्यूमर जो है जब उसका यूटिलिटी कम मिलेगा तो वो कंज्यूमर उस कमोडिटी के ऊपर खर्चा तभी करेगा जब वो कमोडिटी सस्ती मिलेगी, क्योंकि हम यहां पे ये बोलते हैं प्राइस जो किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के। दूसरा था इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बेसिकली ये बोलता है जब सामान के रेट जो है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने पर जो है वो क्या होता है, उस एक कंज्यूमर उसकी मॉनिटरिंग इनकम तो सेम रहती है लेकिन उसकी जो रियल इनकम है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब वो अपनी रियल इनकम जो उसकी कम हो गई है उससे वो कम कमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो क्या होता है कि रेट के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सबसे पहले तो ये है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है जिसको एक के बदले हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कोक और पेप्सी की अगर मैं बात करता हूं तो पेप्सी की जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो क्या है, कोक। अगर मतलब एक मौके पे पेप्सी अगर नहीं मिली तो उसकी जगह पे आप कोक को जो है वो यूज कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट में अगर कोई कमी होती है या मतलब कम होता है या फिर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी आपके डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। लाइक अगर कोक के रेट अगर महंगे हो जाएंगे तो पेप्सी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से भी हमारा जो डिमांड करो उसका स्लोप कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है। फिर था डिफरेंट यूज। कुछ कमोडिटी होती है जिनके यूज जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर वो चीज महंगी होती है तो उसके हम लिमिटेड यूज ही करते हैं, और अगर वो चीज सस्ती हो जाएगी तो उसके जो यूज है उसको हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। उसकी वजह से भी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। जब कोई सामान महंगा होता है तो उसको कुछ लिमिटेड कंज्यूमर जो है वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो अगर वो जब सस्ता होता है तो कई सारे कंज्यूमर्स को परचेज करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सस्ते होने पर डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इन 5 रीजन की वजह से बोलते हैं कि डिमांड कर का जो स्लोप है वो कैसा रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आगे फिर हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते थे, अफेक्ट करते थे। तो उसके अंदर कई सारे फैक्टर हमने देखे। सबसे पहला प्राइस। हमने पढ़ा था कि प्राइस का और डिमांड का जो है वो कैसा इनवर्स रिलेशन है। प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा क्या था, इनकम। इनकम के लिए मैंने आपको बताया था जनरली असेंशियल गुड्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो असेंशियल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है। उसके बाद इनकम के बढ़ने पर असेंशियल गुड्स की डिमांड में कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगा। फिर था नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर डिमांड बढ़ती है तो नॉर्मल, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है। फिर था इन्फीरियर। इन्फीरियर गुड्स के लिए आपको मैंने बताया था कि इन्फीरियर गुड्स और इनकम के अंदर जो है नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे, नॉर्मल की डिमांड ज्यादा करोगे। और फिर था लग्जरी। लग्जरी के केस के अंदर जो है वो क्या होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। फिर था टेस्ट। अगर आपको कोई सामान जो है वो अच्छा लगता है तो नेचुरल बात है उसकी डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। या अगर आप उसको प्रेफर करते हैं तो फिर उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। रिलेटेड गुड्स के अंदर दो तरह की गुड्स थी, एक थी सब्स्टिट्यूट और एक था कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो है इंपैक्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट बढ़ने पर आपकी डिमांड जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट कम होने पर आपकी डिमांड जो है वो क्या होती है, कम होती है। फिर था कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होती है जिनको
दो गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलेंगे अगर हम उनको जो है साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो केस रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। मतलब एक अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेट अगर बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड जो है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अब हम उसको परचेज नहीं करेंगे। फिर एक्सपेक्टेशन क्या बोलती है, अगर फ्यूचर के अंदर आपको लगता है कि रेट जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, तो आज आप डिमांड जो है वो क्या कर लोगे, कम कर दोगे, ताकि फ्यूचर में परचेज करेंगे। और अगर आपको लगता है फ्यूचर के अंदर रेट ज्यादा होंगे तो आप आज ही जो है वो डिमांड को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। फिर एडवर्टीजमेंट, जितना एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगा नेचुरल बात है उसका डिमांड के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसको एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी के अंदर भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन द सोसाइटी, अगर सोसाइटी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेचुरल बात डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, नहीं तो डिमांड कम होगी। ठीक है। फिर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा तो नेचुरल बात है उतनी डिमांड जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट जो है वो आपकी ऐसी है, टैक्स ज्यादा लगा रही है, गवर्नमेंट खर्चा बिल्कुल कम कर रही है, टैक्स ज्यादा लगा रही है, तो यहां पे जो है वो डिमांड जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी मनी सप्लाई जो है गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। और अगर गवर्नमेंट ऐसी जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो वहां पे आपकी जो है वो डिमांड क्या रहेगी, जनरली बढ़ेगी। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, सर्दियों के अंदर गर्म कपड़ों की डिमांड जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, गर्मियों के अंदर जो है एसी की डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये सब। फिर लो ऑफ डिमांड, लो ऑफ डिमांड एक फिनोमिना है जो बेसिकली ये बोलता है कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहे, मतलब ऊपर जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जो डिटरमिनेंट्स थे, अगर वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे प्राइस को छोड़ के, तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड क्या होगी, कम होगी, और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और ये जो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट है, वो सारे ऊपर वाले फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, सेट्रिस पेरिबस। ठीक है जी। असम्पशन सबसे बड़ी इसके अंदर एक है कि अदर फैक्टर जो है वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। अब ये जितने भी थे, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, या फ्यूचर रेट हो गया, या आपकी पॉपुलेशन का साइज हो गया, या रेंज ऑफ द गुड्स कंज्यूमर के पास जो अवेलेबल है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब जो है ये कैसे होने चाहिए, ये सब जो है वो होने चाहिए क्या, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होगी और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड ज़्यादा रहेगी। ठीक है जी, हमने कर लिया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है लो ऑफ डिमांड के, तो सबसे पहला इनवर्स रिलेशन है किस में, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होगी, प्राइस के कम होने पर डिमांड ज़्यादा। दूसरा, प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, मतलब प्राइसेस में चेंज होगा और उसका इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, क्वांटिटी डिमांड पे। तो प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। बाकी सभी बातें जो है वो क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी। रिलेटेड है विद पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है हम इसको चेक करते हैं। और दूसरा, ये जो आपका लो ऑफ डिमांड है वो बताएगा आपको डायरेक्शन कि प्राइस के कम होने पर डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है या प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है। तो ये ओनली डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड को शो नहीं करता, और मैग्नीट्यूड को शो करता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। अब एक्सेप्शन क्या क्या थे डिमांड करके, मतलब कहां पे आपका जो लो ऑफ डिमांड है वो आपका एप्लीकेबल नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू लो ऑफ डिमांड। ओके, सबसे पहला था इसके अंदर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इन वेबलेंट गुड्स, जो हमारी लग्जरी गुड्स होती है तो वहां पे आपका ये लो काम नहीं करता, क्योंकि लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, अगर रेट बढ़ता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। इग्नोरेंस के अंदर भी ये काम नहीं करता, कई बार कंज्यूमर को लगता है कि अगर सामान सस्ता है तो वो क्या होगा, घटिया क्वालिटी का होगा, तो इसलिए वहां पे भी जो है वो ये आपका लो ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। अगर आपको लगता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द राइज और फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर, अगर लगता है फ्यूचर के अंदर रेट जो है वो बढ़ेंगे या घटेंगे, तो वहां पे भी आपका लो ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। कुछ नेसेसिटी जो होती है लाइफ को जीने के लिए, अपने को कुछ सामान जरूरी होता है, तो वहां पे भी आपका लो ऑफ डिमांड जो है वो वर्क नहीं करेगा। कमोडिटी व स्पेशल ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, कुछ कमोडिटी ऐसी है जो स्पेशल ब्रांड और ट्रेडमार्क वाली होती हैं, तो वहां पे भी आपका लो ऑफ डिमांड जो है वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि उनका रेट कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल दिया मैंने एप्पल का, तो उनको तो लोग परचेस करेंगे। वॉर और इमरजेंसी के टाइम पे भी आपका लो ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, क्योंकि वॉर के टाइम पे रेट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ज्यादा उसका स्टॉक मेंटेन करते हैं, ताकि क्या पता फ्यूचर के अंदर जो सामान मिले या ना मिले। कई बार साइकोलॉजिकल बायसनेस के कारण या इल्यूजन के कारण भी जो है वहां पे भी आपका ये लो ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, क्योंकि कई बार हमारी साइकोलॉजी बन जाती है, ठीक है, या हम किसी चीज को लेके बायस्ड हो जाते हैं, तो वहां पे अपना ये वर्क नहीं करेगा। या अगर कमोडिटी ऐसी है जिसके ऊपर कंज्यूमर अपना स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल इनकम ही खर्च कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपका लो ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा उसके रेट में। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, अगर आपकी 1 लाख रुपए की कमाई है महीने वाले दिन, और अगर मान लो आप अखबार परचेस करते हो, अखबार जो है वो 5 रुपए की थी और अब वो होगी 6 रुपए की, या वो होगी मान लो 7 रुपए की, तो अब आपके ऊपर उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप बोलोगे ठीक है यार चल रहा है तो चलने दो इसको। अब ऐसा नहीं है कि आप अखबार चेंज करके बैठ जाओगे, क्योंकि उसके ऊपर आपका जो आपकी इनकम का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम जा रहा है। इसके बाद था गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ये सर रॉबर्ट गिफन ने जो इसको दिया था, गिफन गुड्स इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स होती है, बस फर्क ये होता है गिफन गुड्स के अंदर जो आपका प्राइस इंपैक्ट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब अगर गिफन गुड्स के रेट बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। तो गिफन गुड्स के ऊपर भी जो है आपका लो ऑफ डिमांड जो है वर्क नहीं करेगा।
ठीक है जी। इसके बाद था अलग अलग तरह की डिमांड हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर डिमांड कौन सी होती है, तो फाइनल कंजम्पशन के लिए जिसको परचेस करते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर डिमांड, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए जिसको हम लेके जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोड्यूसर डिमांड, और प्रोड्यूसर डिमांड को बोलते हैं हम लोग क्या, डिराइव डिमांड। फिर पेरिशेबल ड्यूरेबल, अगर कोई सामान ऐसा है जिसको एक ही बार यूज करेंगे उसको बोलते हैं पेरिशेबल, और अगर कोई सामान ऐसा है जिसका सेवरल यूजेस होंगे तो वहां पे क्या रहेगा, उसको वो क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल। और एक बात खास बात याद रखना कि ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है। फिर था ऑटोनोमस और डिराइव, अगर मान लीजिए कोई स्पॉन्टेनियस डिमांड है, मतलब अगर आप डायरेक्ट डिमांड करते हो किसी गुड्स की, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑटोनोमस। और किसी दूसरे सामान को बनाने के लिए अगर आप किसी दूसरे एक सामान को परचेस कर रहे हो, लाइक बिस्किट को बनाने के लिए मैं शुगर को परचेस कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिराइव डिमांड। ठीक है जी। फिर है इंडस्ट्री डिमांड और फॉर्म डिमांड, किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म की डिमांड उसको बोलते हैं फॉर्म डिमांड, और अगर सभी फॉर्म्स की डिमांड को मिला दे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंडस्ट्री डिमांड। फिर है शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन डिमांड जो है वो एग्जिस्टिंग डिमांड को जो है वो शो करती है, और लॉन्ग रन के अंदर आप जो है वो डिमांड के अंदर चेंज कर सकते हो अलग अलग वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट करके। फिर है जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कंपोजिट। जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड वो होती है जब एक ही टाइम पे किसी एक यूज को पूरा करने के लिए दो गुड्स को साइमल्टेनियसली परचेस किया जाता है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और कंपोजिट क्या होता है, जब सामान एक ही परचेस किया गया लेकिन उसके यूजेस क्या है, अलग अलग यूजेस के लिए परचेस किया गया, लाइक दूध को परचेस किया डायरेक्टली पीने के लिए भी, चाय बनाने के लिए भी, दही जमाने के लिए भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोजिट डिमांड। फिर था प्राइस डिमांड, जब हम प्राइस का इंपैक्ट देखते हैं डिमांड पे उसको बोलते हैं प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड, जब इनकम का इंपैक्ट देखते हैं डिमांड पे उसको बोलते हैं इनकम डिमांड। और क्रॉस डिमांड, जब अदर जो कमोडिटीज हैं लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्सिट्यूट गुड्स, जब उनके रेट में चेंज होने का इंपैक्ट हम अपने गुड्स की डिमांड के ऊपर देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस डिमांड। ठीक है। फिर मार्केट डिमांड, मार्केट सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट जो वो पार्ट होता है किसका, टोटल मार्केट का। ठीक है। फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, ये आपको मैंने बताया था, एक तो होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, और एक होता है क्या, शिफ्टिंग। चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड जो वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लो बाकी सारी बातें कांस्टेंट रहे तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड जो है वो क्या होती है, कम होती है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और प्राइस के कम होने पर डिमांड जो वो क्या होती है, बढ़ती है। एक मिनट, प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड दोबारा, प्राइसेस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहां पे जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है जी, आपका प्राइस होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। और बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और यहां पे आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, बस उसके ऊपर क्या चलती रहेगी, आपका जो है वो मूवमेंट चलती रहेगी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। लेकिन अगर बात करूंगा मैं शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड जो है उसमें हम क्या मानते हैं, यहां पे एंटायर डिमांड कर्व भी आपका क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। और चेंज इन डिमांड के अंदर हम ये मानते हैं कि आपका प्राइस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और डिमांड अगर अदर फैक्टर के कारण बढ़ती है या कम होती है उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में दो तरीके का, अगर अदर फैक्टर के कारण जो है वो डिमांड आपकी बढ़ गई, दैट इज अ इंक्रीज इन डिमांड, वहां पे प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और आपका जो डिमांड करे वो पूरा क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग टू द राइट हो जाएगा। और अगर अदर फैक्टर के कारण डिमांड कम होती है उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, और यहां पे आपका प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन डिमांड को लेफ्ट को क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने कवर किया था, ये पूरा हो गया। इसके बाद चेंज और शिफ्टिंग ये मैंने करवा दिया। ठीक है 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 ठीक है, आ गया अब नया टॉपिक। नया टॉपिक जो है वो है क्या, इलास्टिसिटी। अगर बात करूंगा किसका, इलास्टिक डिमांड का। हमने लो डिमांड के अंदर पढ़ा था, लो डिमांड बताता है डायरेक्शन, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कौन शो करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली ये बताएगा कि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम तो हुई लेकिन कितनी कम हुई। मतलब अगर प्राइस 10% से जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपकी डिमांड तो कम हुई है, बट द क्वेश्चन इज कितने परसेंट से डिमांड कम हुई है, उसको शो करने के लिए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं किसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो इलास्टिसिटी बेसिकली जो है वो एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना है जो ये बताएगा कि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कितनी कम हुई या प्राइसेस से कम होने पर डिमांड कितनी बढ़ी। तो इलास्टिसिटी जो है वो बताएगा आपको क्या, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, तो लो ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है, जबकि इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है जी। अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या बताएगा, तो इलास्टिक डिमांड देयरफॉर इंडिकेट करेगा हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स विल चेंज, कितना चेंज होगा, वी चेंज इन द प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटी को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो डिमांड पे इंपैक्ट चेक कर रहे हैं प्राइस का, उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम जो है
हम अगर चेक कर रहे हैं डिमांड के ऊपर इंपैक्ट किसका, इनकम का, तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक डिमांड। और अगर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, डिमांड के ऊपर डिमांड के ऊपर इंपैक्ट चेक करें किसका, अदर कमोडिटीज के प्राइसेस का, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आपका इलास्टिक डिमांड है वो कितने तरह की है, 4 तरीके की, एक है प्राइस, एक है इनकम, एक है क्रॉस, और एक कौन सा, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। चलो जी, अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो जनरली पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोग जो है वो जेएस मिल्क और कोर्नट को मानते हैं कि इन्होंने जो है वो इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया था। बट एक्चुअल के अंदर डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो अपनी बुक्स, जो उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके थ्रू उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसको आगे जो लेके आने वाले थे वो मिल और कॉर्नर से। तो इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, उनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी का मतलब जो है वो ये होता है, इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन द अदर वेरिएबल। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में जितना इंपैक्ट हुआ उसको चेक करने के लिए हम लोग जो है वो निकालते हैं किसको, इलास्टिसिटी को। ठीक है जी, अब ये है अलग अलग तरह की। सबसे पहला आता है जी कौन सा, प्राइस। प्राइस इलास्टिक डिमांड ये बताती है कि प्राइसेस में चेंज होने पर डिमांड के ऊपर जितना इंपैक्ट है, जितना बोले तो क्वांटिटेटिव फिनोमिना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्योंकि हम मानते हैं कि प्राइस में और इलास्टिसिटी में कैसा नेगेटिव, प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, तो इसलिए इसको माइनस साइन से जो है वो हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब डिग्री प्राइस इलास्टिसिटी की जो है वो टोटल मिला के कितनी थी, 5। पहला था क्या, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड है वो एक ऐसी डिमांड है जिसके अंदर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज करने पर जो है वो डिमांड के ऊपर जो है वो क्या आएगा, इनफाइनाइट चेंज आता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परफेक्टली इलास्टिक। और यहाँ पे आपका जो डिमांड करो वो बनेगा कैसा, हॉरिजॉन्टल टू द OX एक्सिस। फिर है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व कैसा डिमांड कर्व है, जहां पे आपके प्राइस में चेंज होने पर डिमांड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। यहाँ पे ईडी जो है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। और यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। ठीक है जी, फिर तो यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि प्राइस में जितना चेंज आएगा डिमांड के ऊपर उतना ही चेंज आएगा। मतलब प्राइस में जितने परसेंट से आपके प्राइस के अंदर चेंज होगा, डिमांड में उतने ही परसेंट से क्या होगा, चेंज होगा। तो और यहाँ पे आपका ईडी रहेगा इक्वल टू किसके, 1 के बराबर रहेगा। और यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व बनता है उसको बोलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व का मतलब ये होता है कि जो एरिया होता है फ्रॉम द डिफरेंट रेक्टेंगल, अब जो आप ड्रॉ करोगे तो वहां से जो एरिया निकल के आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक जो है वो कैसा, ये एक ऐसा डिमांड कर्व है जहां पे हम ये बोलते हैं कि प्राइस में जितना इंपैक्ट आएगा उसके मुकाबले डिमांड में उससे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, उसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी एक ऐसा इंपैक्ट है, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि प्राइस में जितना इंपैक्ट आएगा उसकी वजह से डिमांड में उसके मुकाबले कम इंपैक्ट आएगा, उसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। फिर मेजर करने के लिए मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक मेथड था, सबसे पहला कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर। यहां पे हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, पहली बात तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक कंज्यूमर के द्वारा एक कमोडिटी के ऊपर जो टोटल खर्चा किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है वो इलास्टिसिटी हम 3 तरीके से निकालते हैं। एक होता है ईडी इक्वल टू 1, एक है ईडी ग्रेटर देन 1 और एक ईडी लेस देन 1। ग्रेटर देन यूनिटी क्या होता है, अगर प्राइसेस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो वहां पे आपकी ईडी जो है वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। यूनिटी के बराबर जो है वो कहां पे होती है, जब प्राइस के बढ़ने का या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका क्या रहे, सेम रहे, तो वहां पे आपका ईडी किसके बराबर रहेगा, 1 के। और लेस देन 1 जो है वो क्या बोलती है, जब आपका रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो वहां पे आपका जो ईडी रहेगा वो क्या रहेगा, आपका लेस देन 1 रहेगा। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था। ऊपर का पोर्शन ईडी ग्रेटर देन 1 बताएगा क्योंकि यहां पे प्राइस बढ़ रहा है और आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है, देखो प्राइस यहां से अगर बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर बल्कि क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, ठीक है। चलो जी, उसके बाद है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड को हम यूज करते हैं, ये बोलता है ईडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स अपॉन में प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका फॉर्मूला जो है वो रहेगा ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा पी। इसका रिवाइज फॉर्मूला जो है वो निकाला था आपका बिलास और स्नीडर ने, और इन्होंने जो है वो क्या किया कि क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी को और ओरिजिनल प्राइस को जो है वो रिप्लेस कर दिया किससे, मिनिमम क्वांटिटी और मिनिमम प्राइस से, ठीक है जी। तो फॉर्मूला जो है वो बिलास और स्नीडर ने जो रिवाइज दिया उसका क्या रहेगा, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू एम मिनिमम क्वांटिटी इंटू में पी कौन सा, मिनिमम प्राइस अपॉन में डेल्टा पी।
फिर था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अगर मान लीजिए कि आपके डिमांड करके ऊपर जो इंपैक्ट है वो बहुत ही स्मॉल इंपैक्ट है, तो उसको नापने के लिए हम लोग जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एज पर द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड आपका जो ईडी निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन। ठीक है, यहां पे आपका डिमांड कर अब जैसे दो तरीके का, एक है लीनियर डिमांड कर और एक है कौन सा, नॉन लीनियर। लीनियर डिमांड कर जो है वो क्या रहेगा, जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर होता है, और यहां पे आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, लोअर पोर्शन डिमांड कर अपॉन में अपर पोर्शन। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे लीनियर के अंदर जो है आपके ईडी जो है वो क्या 5 तरीके की है। तो कैसे करते हो, जो बिल्कुल मिड सेक्शन है वहां पे ईडी रहेगा 1 के बराबर, बिल्कुल ओएक्स एक्सिस पे जो टच करेगा वहां ईडी रहेगा 0, ओवाई एक्सिस पे ईडी क्या रहेगा, इन्फिनिटी, और बीच में जो है 1 और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा ग्रेटर देन 1, और 1 और 0 के बीच में रहेगा लेस देन 1। फिर अगर मान लीजिए डिमांड कर जो है वो कैसा है, नॉन लीनियर है, ठीक है, कर्वी लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो जिस भी पॉइंट पे आपको ईडी निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर जो है आप क्या करोगे, एक टेंजेंट खींचोगे जो उस पॉइंट पे टच करता जाएगा, उसके बाद फिर टेंजेंट के ऊपर आप देख लोगे लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन करके आप ईडी को कंप्यूट कर लोगे। इसके बाद अगला मेथड है कौन सा, आर्क इलास्टिसिटी। ये मेथड जो है वो क्या बोलते हैं, ये मेथड बोलते हैं अगर चेंज जो है वो क्या है, कंसीडरेबल है, ज्यादा चेंज है, ठीक है, स्मॉल चेंज है तो पॉइंट वाला मेथड काम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वांटिटीज के अंदर जो है वो डिमांड के ऊपर जो इंपैक्ट है या चेंज जो है डिमांड में वो ज्यादा है, तो वहां पे आप जो है वो आर्क इलास्टिसिटी मेथड को जो है वो क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। और एज पर द आर्क इलास्टिसिटी जो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा के अपॉन में डेल्टा पी इंटू में P1 प्लस पी अपॉन में Q1 प्लस Q। फिर एक था अपना कौन सा, रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड के थ्रू भी आप इलास्टिसिटी कंप्यूट कर सकते हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना, रेवेन्यू AR जो है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो डिमांड करो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, AR कर्व। ठीक है, और यहाँ पे ईडी का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, ईडी इज इक्वल टू AR अपॉन में AR माइनस में MR। ठीक है जी। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर है जो प्राइस रेशियो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला था आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। नेसेसरी जो गुड्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, वहां पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इलास्टिक, जबकि लग्जरी गुड्स के अंदर क्या रहेगी, इलास्टिक। अवेलेबिलिटी, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो नेचुरल बात आप कहीं भी मूव कर सकते हो, तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इलास्टिक। और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आपकी मोनोपोली है, तो वहां पे आपकी जो ईडी है वो क्या रहेगी, इन इलास्टिक। अगर अलग अलग यूज है तो ईडी क्या रहेगी आपकी, इलास्टिक, और अगर सिंगल यूज है तो ईडी क्या रहेगी, इन इलास्टिक। अगर यूज को पोस्टपोन कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो ईडी क्या रहेगी, इलास्टिक, और अगर नहीं कर सकते हो ईडी क्या रहेगी, इन इलास्टिक। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर ऐसा है जिसकी बहुत ही हाई इनकम या बहुत ही लो इनकम ग्रुप वाला कंज्यूमर है, तो वहां पे ईडी क्या रहेगी, इनलास्टिक। और अगर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे ईडी क्या रहेगी, इलास्टिक। इन्फ्लुएंस ऑफ द हैबिट और कस्टम, अगर बात करते हैं, अगर आप किसी चीज को लेके हैबिचुअल हो जाते हैं तो वहां पे ईडी जो है वो क्या रहेगी, इनलास्टिक रहेगी। प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑफ कमोडिटी, अगर मान लो इनकम जो स्पेंड किया गया उसका प्रोपोर्शन अगर बहुत ही क्या कम है तो ईडी क्या रहेगी, इनलास्टिक, और अगर ज्यादा है तो क्या रहेगी, इलास्टिक। प्राइस लेवल, अगर कोई सामान ऐसा है जो वेरी हाई प्राइस है या वेरी लो प्राइस है तो वहां पे ईडी क्या रहेगी, इनलास्टिक, और नॉर्मल गुड्स के लिए जो है वो क्या रहेगी, इलास्टिक। शॉर्ट टर्म के अंदर ईडी रहेगी इनलास्टिक, लॉन्ग टर्म में क्या रहेगी, इलास्टिक। जॉइंट डिमांड के केस में आपकी ईडी जो है वो क्या रहेगी, इनलास्टिक रहेगी। इसके बाद फिर आ गया था इनकम इलास्टिसिटी। यहां पे हम लोग ये चेक करते हैं कि इनकम में चेंज होने पर आपके डिमांड के ऊपर जो इंपैक्ट आता है उसको हम बोलते हैं क्या, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, एक होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो है वो ये बोलता है कि इनकम के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ रही है। नॉर्मल गुड्स के लिए हमेशा ये चलता है कि इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर जो आपका इनकम इलास्टिसिटी कर्व है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, और कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट को जाएगा। अब ये रहेगा 3 तरीके का, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। ये क्या होता है, अगर इनकम में चेंज होने पर इनकम बढ़ी है और डिमांड उससे ज्यादा बढ़ जाए, जितने से, अगर इनकम बढ़ी सिर्फ 10% से लेकिन आपने डिमांड को बढ़ा दिया 20% से, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी क्या, इनकम भी बढ़ी 10 से, आपने डिमांड भी बढ़ाई 10 से, और लेस देन यूनिटी क्या, इनकम तो बढ़ी 10 से लेकिन आपने डिमांड बढ़ाई ओनली 7, बढ़ी तो है लेकिन ओनली 7% से बढ़ी, तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये होता है किसके, इन्फीरियर गुड्स के लिए। इनकम के बढ़ने पर अगर मान लीजिए डिमांड कम होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और यहाँ पे आपका जो डिमांड का बनेगा वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। फिर जीरो इनकम इलास्टिसिटी जो है वो क्या होता है, जब इनकम के बढ़ने पर या इनकम के कम होने पर जब कोई भी इंपैक्ट डिमांड के ऊपर ना आए तो उसको बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जैसे कुछ नेसेसरी गुड्स होती हैं तो भाई इनकम अगर कम भी है तो भी उनको तो परचेस करना पड़ेगा। आगे एक वर्ड था इनकम सेंसिटिविटी और एक था कौन सा, प्राइस इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी तो ये बताएगा कि इनकम के बढ़ने पर
क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्वांटिटीज कितनी बढ़ी, वो तो बताएगा इनकम इलास्टिसिटी। और जो इनकम सेंसिटिविटी है वो आपको मैंने क्या बताया था कि इनकम के बढ़ने पर खर्चा कितना बढ़ा मॉनिटरी तौर पे। अगर मॉनिटरी तौर पे अगर आप ये चेक कर रहे हो कि इनकम के बढ़ने पर जो है वो कितने एक्सपेंस आपने बढ़ा दिए, उसको बोलते हैं इनकम सेंसिटिविटी। मॉनिटरी तौर पे अगर देखना खर्चा कितना बढ़ा, और अगर ये देख रहे हो कि इनकम के बढ़ने पर कितनी एक्स्ट्रा डिमांड करी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है जी। तो यहां पे मैंने बताया था कि इनकम इलास्टिसिटी का जो कंसर्न है वो किससे, चेंज इन फिजिकल यूनिट्स परचेज एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम चेंज, और जबकि इनकम सेंसिटिविटी डील करता है चेंज इन द मनी और द रूपी एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन द इनकम। इसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ये बताएगा कि एक्स गुड्स के प्राइस में चेंज होने पर वाई गुड्स की डिमांड में जो इंपैक्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे कितने तरीके की थी, दो। एक था पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट गुड्स की में हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट अगर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से हमारे गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट बढ़े 10% से, तो बताओ हमारे गुड्स की डिमांड कितने से बढ़ी, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कंप्यूट करते हैं किसको, बोलो, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और नेगेटिव होता है किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। और यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेट बढ़ने पर हमारे गुड्स की डिमांड कितने % से कम हुई, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर जीरो के अंदर क्या होता है, जब एक कमोडिटी के रेट बढ़ने या कम होने का हमारे कमोडिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। इसके बाद था एडवर्टीजमेंट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोलता है कि जब एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस की वजह से डिमांड के ऊपर जो इंपैक्ट को हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जनरली हम पॉजिटिव रिलेशन लेके चलते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर इनकम जो है वो क्या होगी, अगर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो नेचुरल बात है आपकी जो डिमांड है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसको निकालने के लिए हम लोग लेके आते हैं किसको, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक खास बात ये है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी के अंदर प्राइस तो सेम रहेगा, आपने क्या किया, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाया, तो उसी रेट के ऊपर डिमांड जो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपका जो डिमांड अगर वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ को, राइट को। तो ये हम लोगों ने जो है इसको कंप्लीट किया। टोटल मिला के 6 लेक्चर अभी तक हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर लगाए थे डिमांड वाले पे, 2 लेक्चर लगाए इलास्टिसिटी और 2 लेक्चर लगाए फोरकास्टिंग पे। ओके, तीनों टॉपिक कंप्लीट किया, और ये 4 लेक्चर का काम जो है वो हम लोगों ने 30 मिनट के अंदर जो वो रिवाइज कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो काम करते जाएंगे। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को साथ साथ ही रिवाइज कर दिया, ताकि आगे के लिए कुछ भी हम जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं आपकी बात, ठीक है ना। हर चीज पहले ही, यूं नहीं कि एग्जाम टाइम पे जाके रिवीजन करें, ना भाई, अभी हाथों हाथ ही टॉपिक चल रहा है, हाथों हाथ ही जो उसका क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना जी। सर लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी तो वो भी बताइएगा। और साथ में अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट, दोनों के कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको मिलेगा हमारे कोर्स के अंदर रिवीजन वीडियोस, जैसे ये है, सारे कंटेंट की वीडियो कंप्लीट एकदम, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के अंदर, हर एक यूनिट की हर एक सेपरेट बुक्स मिलेंगे, 20 किताबें, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की, प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के MCQs। तो ये सब आपको आपके डोर स्टेप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं सर, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, और वैसे भी आजकल वो ओमिक्रॉन और ये कोरोना के जो केसेज है, फिर दोबारा अभी हमारे हरियाणा के अंदर तो कर्फ्यू भी लगा दिया, जो नाइट कर्फ्यू है वो आज से जो है वो लगा दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मैस क्रिएट ना हो, ठीक है, और जैसा चल रहा है सर वैसे चलता रहे, हम घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स लीजिए। पूरी एकदम तरीके से जो तैयारी है वो आपकी हम लोग करवा देंगे घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया, उसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डेमो के बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आप जाके देखिए, ओके। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी। जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।